हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स ये हैं, जिसमें से पहला आर्टिकल हम गवर्नेंस के थर्ड लेयर के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल आपके एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कोविड क्राइसिस से रिलेटेड है। सेकेंड वेव जो हमारे कोविड की है, इसको हमें कैसे एड्रेस करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स राइटर के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से रिलेटेड है। हम इसमें गवर्नेंस के थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसको वापस से रिजुविनेट करने की बात कर रहे हैं। जो भी उसकी लॉस्ट इंपॉर्टेंस है उसको हम वापस से लेके आना चाहते हैं, ऐसा राइटर का मानना है। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, बट हम उनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि कमल हासन ने इस बार तमिलनाडु में हो रहे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो कुछ कमियां तो हैं फॉर श्योर, बट स्टिल हम उनको अवॉइड करते हुए हम जनरल पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम सबको पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेके आए। बट इसके पहले भी इसका बहुत बड़ा योगदान था हमारे एंशियंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में, जैसे कि ब्रिटिशर्स टाइम पे, और इवन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी। अगर हम लोग बात करें कि गवर्नेंस का ये जो थर्ड लेयर है, इसका बेसिक मतलब क्या है, तो राइटर का ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर ये बोल दिया कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, जिसमें लोग चुनाव करते हैं अपने लीडर का, तो ये गवर्नेंस कहलाएगा, या फिर इससे हम लोग कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट पा जाते हैं। बल्कि इनका कहना है कि जो भी लास्ट पर्सन है, जब तक हम अपने प्लानिंग्स में उसको शामिल नहीं करते हैं और उसके द्वारा सुझाए गए प्लान्स को हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तब तक ये जो गवर्नेंस का मुद्दा है ये सॉल्व नहीं होता है। और इसके लिए हमें थर्ड लेयर की ज़रूरत पड़ती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड सिचुएशन के लोग इस पूरे प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और कंट्री के ग्रोथ में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर गांधी जी की एक लाइन है। गांधी जी ने बोला था कि वॉइस ऑफ पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो भी लोगों की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि पंचायत की असली आवाज़ कौन है? लोग ही हैं। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो ही अगर किसी चीज़ को जज करते हैं, किसी चीज़ को चलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और यही ट्रू सेंस है हमारे इस लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। राइटर पंचायती राज के इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन में इन्होंने बहुत सारे पीरियड्स डिफाइन किए, लाइक वैदिक एरा, एपिक एरा, एंशिएंट, मिडिवल, ब्रिटिशर्स के टाइम का, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम का, सब चीज़ें इंक्लूडेड है। शुरुआत करते हैं वैदिक एरा से। वैदिक एरा के कुछ संस्कृत स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड का जिक्र होता था, पंचायतन। ये जो पंचायतन है, इसका मतलब है कि इसके में 5 लोग होते थे, 5 सदस्य, जिसमें से एक स्पिरिचुअल मैन भी होता था। ये लोग किंग के द्वारा बनाए गए डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते थे। ऋग्वेद में भी हमने ऐसे बहुत सारे लोकल सेल्फ यूनिट्स की बात की है। लोकल सेल्फ यूनिट्स मतलब जैसे कि सभा, समिति, विधाता, ये सब ऐसे लोकल सेल्फ यूनिट्स होते थे जो कि किंग के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे। और इवन ऐसा भी होता था कि किंग अगर कोई भी डिसीजन लेने जा रहा है तो इनके अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो जो पंचायती राज का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत पुराना है। इसीलिए राइटर इसको सजेस्ट करते हैं कि देखो, बहुत पुराने से चला आ रहा है, हमें इसको अपनाना ही चाहिए और लिटरेरी स्पिरिट में अपनाना चाहिए। इवन अगर हम और पुराने टाइम पर जाएं, एपिक इरा की बात करें, तो रामायण, महाभारत या फिर मनुस्मृति, इन सब की बात करें, यहाँ पर भी पंचायती राज जैसे लोकल इंस्टीट्यूशंस का जिक्र मिलता है। रामायण में पुर और जनपद, ये 2 वर्ड्स का जिक्र मिलता है। पुर कोई भी सिटी लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं और जनपद किसी भी विलेज लाइक स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं। यहाँ पर भी ये अपने अपने इंडिपेंडेंस को देखते थे। शांति पर्व होता था जो कि अपने आप में सेल्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऐसे कुछ इंडिपेंडेंस लोकल बॉडीज़ की जिक्र की गई है। महाभारत के अंदर में अलग अलग गांवों को एक एक यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल 10 गांव की एक यूनिट बना दी, 20 गांव की एक यूनिट, इसी तरीके से 100 और 1000 गांव की भी एक यूनिट बना देते थे। इन सब का कोई ना कोई एक हेड होता था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी गांव का जो मुखिया है उसको हम लोग बोलते थे ग्रामिक। और अगर ऐसे 10 गांव मिल जाएं तो 10 गांव को हेड करता था, उसका नाम था दशप। इसी तरीके से 20 गांव को हेड करने वाला बनता था विंश अधिपति, और 100 गांव को हेड करने वाला बनता था शतग्राम अध्यक्ष, और 1000 गांव को
जो भी हेड करता था उसका नाम था शतग्रामपति। तो इस तरीके से जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये अलग अलग लेवल पर डिवाइडेड थी और अलग अलग लेवल्स पर इनको कंट्रोल दिया जाता था अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे देख सकते हैं। इवन अगर हम लोग एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विलेज पंचायत का जिक्र है। मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स थे। हालांकि देखो वहाँ पर नोमेनक्लेचर अलग है, मतलब नाम सबके अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी काम की अगर बात करें तो वो कॉमन ही होते थे। एक कमी जो हर जगह देखने को मिलती थी वो विमेन से रिलेटेड थी। विमेन का एज सच कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं होता था कि वो पंचायत को हेड कर दें या फिर उनका कोई बहुत प्रोमिनेंट रोल हो जो कि उनको अलग से प्ले करना होता है। चोलास की बात करें, वहाँ पर भी लोकल बॉडीज़ फॉर्म होती थी, वहाँ पर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड हायरार्कीज़ थी कि ये सेंट्रल लेवल पर है, ये उसके बाद सिटी लेवल होगा, कोई विलेज लेवल होगा। इस तरीके से वहाँ पर हायरार्कीज़ डिफाइन कर दी गई थी। इवन अगर हम लोग मिडिवल पीरियड की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में भी हम लोग को विलायत सुनने में आता है। ये जो विलायत थे ये छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे जो कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही देखते थे। इन एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए ये लोग मुकद्दम को अपॉइंट करते थे और यही सारा काम देखता था। रेवेन्यूज़ को अलग से मेंशन करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पटवारी होते थे और इनके अलावा पंच होते थे, चौधरी होते थे जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट में काम करते थे। यहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे इरोड होना तब स्टार्ट होता है जब मुगल रूल आता है। मुगल रूल ने इस मिडिवल पीरियड से जो ये लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसको धीरे धीरे कम कर दिया और ये लोग ग्रेजुअली सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी पर आगे बढ़ते रहे। इवन जब हम ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी शुरुआती दौर में ऐसा ही देखने को मिला था, बट ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स को भी ये समझ में आ गया कि भाई हमारे बस का नहीं है इतने बड़ा देश अकेले अपने बूते पर चलाना, तो हमें छोटे छोटे यूनियंस बनाने पड़ेंगे और उन यूनियंस में उस छोटे टाउन में, छोटे शहरों में हमें अपने मेंबर्स बिठाने पड़ेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे लेवल पर ले जाएं। मतलब कि यहाँ पर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे लेवल पर। 1884 में ब्रिटिशर्स ने मद्रास लोकल बोर्ड्स एक्ट के अंदर में ऐसा पहला छोटा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल डिफाइन किया था। इसके बाद 1920 में हमने देखा कि ग्राम पंचायत लॉज आते हैं जिसमें कोई भी इंसान जो कि 25 साल के ऊपर है वो वोटिंग राइट्स पा जाता है पंचायती मेंबर को इलेक्ट करने के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पर शुरुआती दौर से ही गांधी जी का ये कहना था कि हमें हर छोटे विलेजेस को अपने आप में इंडिपेंडेंस देना है, वो अपनी इम्पॉर्टेंस पे खुद ही एम्फसाइज करें, मतलब कि जो भी उनके मुद्दे हैं वो उसको खुद ही डील कर लें, ऐसा गांधी जी का हमेशा मानना था। लेकिन इसको लेटर एंड स्पिरिट में लाया गया 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये हम सबको पता है, जिससे कि पंचायती राज हमारे लॉ के अंदर में आता है। ये हमारे हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर हम लोग पंचायती राज या फिर 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम देखते हैं। ये जो 3 टियर गवर्नमेंट मेथडोलॉजीज़ थी उसमें हम लोगों ने बहुत सारे रिजर्वेशंस दिए ऐसे लोगों को जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे। हमने इवन विमेन के लिए भी रिजर्वेशन रखा और इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन छोटे छोटे लेवल की भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हमने बोला कि अब स्टेट इलेक्शन कमीशन इन लोग को देखेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन इनको देखेगा, इनके लिए अलग से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, जो कि पंचायत स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ये डील कर ले। हम लोगों ने यहाँ पर ग्राम सभा बनाया। इवन हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो भी थोड़ा सा अर्बन टाइप ऑफ एरियाज था वहाँ पर हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, लाइक नगर पालिका हमने बनाए, नगर पालिका से ऊपर हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई और इवन सबसे बड़ा हमने बनाया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे कि दिल्ली में आप लोग देखते होंगे MCDs होते हैं, MCD का चुनाव सुना होगा ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इससे छोटे होते हैं म्यूनिसिपैलिटी। यहाँ पर आपने NDMC का नाम सुना होगा दिल्ली के अंदर में। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पर हम लोगों ने गवर्नेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, अलग से पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स का उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो जो कि सेंट्रल लेवल पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। और वो फाइनली लोगों तक पहुंच गई। लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने बनाया ग्राम सभा। और इवन जब हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को वार्ड्स मिलते हैं, है ना। तो वार्ड्स के अंदर में जितने मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स, वो भी चुनाव करते हैं अपने वार्ड के हेड का, मेयर बनाते हैं। तो इस तरीके से
लोकल लोगों की आवाज़ सुनना स्टार्ट हो गई है अब पंचायती राज में। लेकिन राइटर का ये मानना है कि जो एक्चुअल में होना चाहिए था, चलो ये तो पेपर की बात हो गई कि हाँ ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बना दिए, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनसे क्या चाहती है उसके लेवल पर राइटर का थोड़ा अलग ओपिनियन है। एग्जाम्पल्स के तौर पर ये तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हैं कि ग्राम सभा की मीटिंग्स एक साल में एटलीस्ट 4 बार होना मैंडेटरी है। इसके अलावा 4 बार के अलावा भी वो मिल सकते हैं जैसा कि ज़रूरत पड़ता है, बट स्टिल 4 बार तो कम से कम इनको मिलना चाहिए। हर ग्राम सभा के पास अपने अधिकार हैं कि वो जो भी इश्यूज़ उनको फेस होते हैं वो इश्यूज़ वो सामने लेके आए और उनकी बात सुनी जाएगी। जो भी पंचायत का हेड होगा वो किसी भी मुद्दे पर उनसे बात करेगा, उनको सॉल्यूशन देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग से बनाए जाएंगे, उनके ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन की जाएगी। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ग्राम सभा की सहमति से लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पोटेंट है और पावरफुल है, जो कि लोकल लेवल के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है। बट स्टिल राइटर कुछ प्रॉब्लम्स गिनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि जो अभी की स्टेट गवर्नमेंट होगी इनकी तमिलनाडु स्टडी केस में, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने पास किए जिसमें ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं प्ले किया गया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 8 लेन हाईवे प्रोजेक्ट बना दिए, हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट बना दिए और सबकी परमिशन केवल और केवल अपने बेसिस पर दे दी। और इवन इन्होंने बोला भी था कि हम इसमें लोगों के ओपिनियन को रखेंगे, बट जब भी मीटिंग्स होती तो लोग बहुत कम आते और इससे कोई मतलब भी नहीं था इनको। सिंपली इन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए। तो प्रोजेक्ट्स जब अप्रूव हो गए तो अब हम ये बात नहीं कर सकते कि यहाँ पर लोगों की बात सुनी गई है। हमेशा ये देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस अपने प्रॉफिट में या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में ऐसे नेगोशिएशंस किसी भी उन पर्सन से कर लेते हैं जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें लोगों की डायरेक्ट आवाज़ नहीं सुनी जाती है। इसके अलावा राइटर कुछ कॉमन कंसर्न्स भी गिनाते हैं। लेट्स से कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एक रूलिंग पार्टी है, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी एक छोटे इलाके में कोई अपोजिशन पार्टी का मेयर अपॉइंट हो जाता है। यहाँ पर एक टसल चलता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में और मेयर के बीच में यहाँ पर फंड्स एलोकेट नहीं किए जाते हैं अच्छे से, इनके डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर ये स्टेट गवर्नमेंट करना चाहता है तो ये मेयर नहीं करने देता है। तो इस तरीके की टसल हमेशा चलती रहती है ओपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में। दूसरे कंसर्न्स ऐसे हैं कि जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो अपने अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स पोस्टपोन करते रहते हैं जिसमें उनका प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का इलाज क्या है? इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है केरला का। इन्होंने बोला है कि देखो केरला के अंदर ये जो 3rd लेयर ऑफ गवर्नेंस है इसकी फंक्शनिंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर फंड्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। जो भी प्रॉपर एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन में आनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से फुलफिल किया जाता है। तो इसीलिए ये एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है जिससे कि कोई भी स्टेट सीख सकता है कि हमें 3rd लेयर ऑफ गवर्नेंस को ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे वे फॉरवर्ड्स में बताते हैं कि जो भी लोकल सेल्फ बॉडीज़ हैं और उनके जो लोग हैं, जैसे कि ग्राम सभा के लोग हैं या फिर वार्ड कमिटीज़ के लोग हैं, एरिया सभा के लोग हैं, इन लोगों की मीटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। इसके लिए ये हो सकता है कि जो भी पंचायत के चीफ हों, काउंसलर्स हों, इनको अच्छा रेम्यूनरेशन दिया जाए कि हाँ आपको मीटिंग लेनी है। अभी इस सिचुएशन में अगर वो नहीं मिल पाते तो ऑनलाइन मीटिंग्स भी कंडक्ट की जाए, जिससे कि एक रियल ग्रोथ हम लोग इंश्योर कर सकें। कंक्लूजन के नाम पर राइटर का यही मानना है कि हमें किसी न किसी तरीके से स्टेट्स के अंदर में ऑटोनोमस रूल लेके आना है और सेंटर के अंदर में फेडरल रूल लेके आना है, और इस ऑटोनोमस रूल ऑफ स्टेट्स के अंदर में हमें लोकल बॉडीज़ को भी ऑटोनोमी प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पर इनका गांधी जी का एक कोट ये याद दिलाते हैं और बोलते हैं कि देखो गांधी जी का ये एक बहुत बड़ा सपना था कि हमें हमेशा ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ना है, जहाँ पर लोग खुद ही अपने डिसीजंस लेते हैं, खुद ही गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये गांधी जी का बिलीव जिसमें लोगों की आवाज़ ही लोगों का सॉल्यूशन बन जाता है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राइटर का मानना है कि जब तक हम लोग लोकल लेवल पर लोगों की आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन के उनकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक पंचायती राज दिवस को असली तरीके से मनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोगों को सुने और अच्छे तरीके से पंचायती राज दिवस को भी सेलिब्रेट करें, ये राइटर का मानना है।
अगला आर्टिकल हमारा कोविड क्राइसिस से रिलेटेड है। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर हम कुछ इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता हो कि अभी पैंडमिक सिचुएशन में इंडिया अपना डार्केस्ट डे देख रहा है, जहां पर रोज के रोज मोर देन 3 लाख केसेस हम सुनते हैं। यहाँ पर राइटर का ये मानना है कि ये 3 लाख केसेस जो हम सुन रहे हैं और इसके सॉल्यूशन में हमने लॉकडाउन लगाया है, ये लॉकडाउन ना केवल हमारे इकोनॉमिक फैब्रिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा है बल्कि हमारे सोशल वेलबींग को भी डिस्टॉर्ट कर रहा है। यहाँ पर इससे निपटने के लिए हमें और ज़्यादा रिगरस एफर्ट करने की ज़रूरत है और एक्सटेंसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इससे बाहर निकल सकें। डेटा को कोट करते हुए न्यू दिल्ली का डेटा ये बताते हैं कि अभी जो पॉजिटिव रेट है कोविड टेस्ट का वो 30% है। मतलब कि हर 3 लोगों को जब हम टेस्ट करते हैं तो पाते हैं कि उनमें से एक इंसान कोविड पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग अभी टेस्ट नहीं कंडक्ट करा रहे हैं उसमें तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग कोविड पॉजिटिव होंगे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेली केसेस हैं वो 3 लाख नहीं बल्कि 10 लाख के आसपास हो सकते हैं। इवन एग्जाम्पल्स के नाम पर इन्होंने अच्छे से इसको बैकअप भी किया है कि जो नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड डेथ हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑफिशियली तो ऐसे 2000 डेथ की बात हो रही है, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल न्यू दिल्ली के क्रिमेटोरियम से मिल सकता है, जहाँ पर पहले 20 बॉडीज़ ऑन ए रेगुलर बेसिस आती थी, अब वहाँ पर 100 बॉडीज़ आ रही हैं। जो डबलिंग रेट है वो भी दिन पर दिन हमने देखा कि अचानक से बढ़ गया। जहाँ पर 3500 डेज हम काउंट करते थे डबलिंग रेट के नाम पर, यहाँ पर अब हो गया है 46 डेज। हमने देखा कि हर एक स्टेट में केसेस बहुत तेज़ी से अचानक बढ़ गए। लेट से महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, न्यू दिल्ली की बात करें, इन सब जगहों पर नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। राइटर इसके पीछे का रीज़न पता करना चाहते हैं कि आखिरकार क्या रीज़न रहा था, क्या गलतियां हो गई हमसे कि हमें ये दिन देखने को मिला। इसके लिए इन्होंने बताया कि देखो मेजर रीजंस हो सकते हैं कि चूंकि इंडिया पॉपुलेशन के नाम पर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आता है और ये पॉपुलेशन डाइवर्स है। मतलब कुछ शहर में रह रहे हैं, कुछ लोग गांव में रह रहे हैं, कुछ लोग सोशली डाइवर्स हैं, कुछ लोग ज्योग्राफिकली डाइवर्स हैं। तो इन सभी लोगों को एक हित में कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हमने देखा कि इस साल के शुरुआती दिनों में जब केसेस 10,000 से भी कम आने लगे थे तो हमने ये समझा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमने इस कोरोना वायरस पर पूरी तरीके से कामयाबी हासिल कर ली है और हम लोग सेलिब्रेशन करने लगे। बट राइटर का मानना है कि ये एक प्रकार का प्री मैच्योर सेलिब्रेशन था जो कि हमारे लिए एक खतरनाक सपने में तब्दील हुआ। यहाँ पर और कुछ रीजंस को कोट करते हुए इनका मानना है कि जो अभी हाल फिलहाल में पॉलिटिकल रैलीज कंडक्ट की गई, कुंभ मेला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, इन सब का भी एक बड़ा योगदान है। यहाँ पर बड़े लेवल पर गैदरिंग्स देखने को मिलती थी और इसी से ये जो कोविड-19 का एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला वापस से, वो कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस में दिखता है। पॉलिटिकल गैदरिंग्स में कुछ भी ऐसा लिमिटेशंस नहीं रखा गया। यहाँ पर कुंभ मेला जब ऑर्गेनाइज किया गया था तो सिंपली कुछ टैग्स लगा दिए गए, लोगों को बताया कि हाँ भाई आपको दूरी मेंटेन करनी है। क्राउड सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो इस तरीके से जब ऐसे सिचुएशन में हम लोग गैदरिंग्स को अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन आना तय है। इसके अलावा कंसर्न्स अभी के क्या हैं? देखो क्या है कि वायरस दिन पर दिन म्यूटेट होता जा रहा है और वो और तेज़ी से तब म्यूटेट होता है कि जब वो अंधाधुंध बढ़ता है। मतलब उसका कोई रोक टोक नहीं है, बस वो बढ़े जा रहा है और वो उस केस में तेज़ी से म्यूटेट करता है। इस बार जो कोविड-19 का वायरस है वो लोग बता रहे हैं कि वो डबल म्यूटेंट वायरस है जो कि SARS-CoV-2 का एक स्ट्रेन है B1617 के नाम से। अलग अलग देशों में अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, लाइक यूके में B117, ब्राज़ील में P1 और साउथ अफ्रीका में B.1.351 और इसी तरीके से डबल म्यूटेंट भी है जो कि इंडिया में देखा जा रहा है और दूसरे कंट्रीज़ में भी है, बट इंडिया में यही है। इस पे कोई बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च कंडक्ट नहीं हो रहा है कि इस प्रकार के म्यूटेंट वाले वायरस को हम कैसे सप्रेस कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चीज़ें चल रही हैं, लॉकडाउन हो गया है और लोगों के पॉजिटिव टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। बट राइटर का ये मानना है कि हमें कुछ कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए। कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ में शॉर्ट टर्म के लेवल पर तो चलो अभी हमने अचानक से इसको रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया, बट बड़े लेवल पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका एक इकोनॉमिक सेटबैक हमें देखने को मिलता है।
तो इसके लिए हम वैक्सीन के प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, हम लोगों के अंदर अवेयरनेस को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जो वैक्सीन्स लोगों तक डिस्पर्स करने की बात है, जो भी लॉजिस्टिक चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सब को, उन सपोर्ट सिस्टम्स को थोड़ा सा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना एक कंट्रोल स्ट्रैटेजी में अच्छा योगदान होगा। हम लोग लॉकडाउन को 1 हफ्ते से ज़्यादा एक्सटेंड करने की सोच सकते हैं अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता है तो। और ऑल्टरनेटिव लॉकडाउन्स के क्या हो सकते हैं कि हम लोग टेस्टिंग को और तेज़ी से बढ़ाएं। जो पॉजिटिव रेट्स अभी जैसे दिल्ली में हम 30% की बता रहे थे, तो हम जितना ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करेंगे उतना हमारे पास रियल एक्चुअल डेटा होगा और उसको उतने अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट रेट है ये 5% से कम पर आ जाए। साथ ही साथ यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर में हमें यूनिवर्सल मास्क वियरिंग पर फोकस करना चाहिए। कोई भी इलाका हो, कैसे भी लोग हों, उन सभी लोगों को मास्क पहनना मैंडेटरी कर देना चाहिए। इंडोर और आउटडोर इवेंट्स पर पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। वो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो सकते हैं, फेस्टिवल्स हो सकते हैं, वेडिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो, रैलीज, सब पर तुरंत के तुरंत हमें बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें वैक्सीन्स पर टारगेटिंग करनी चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा अभी वल्नरेबल सेक्शन है जिसको हमें वैक्सीन देनी चाहिए। और हम इस बात का पूरा इंश्योर करें कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन लिमिट्स को और तेज़ी से बढ़ा दें। गवर्नमेंट को पूरा समर्थन देना चाहिए, फंडिंग की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए भी वो तैयार रहें, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ सके, वैक्सीनेशन के ड्राइव को हम और स्पीडअप कर सकें। और हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए कि जो ये नया म्यूटेंट वायरस है इसके ऊपर हमें और क्या फर्दर स्टेप्स उठाने चाहिए। कंक्लूजन के नाम पर राइटर का यही कहना है कि अभी हमारे पास ये जो पॉलिटिकल चॉइसेस या पुअर कम्युनिकेशन है, या फिर जिसमें हम लोग पब्लिक हेल्थ को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेंगी, क्योंकि अब हम अपना डार्केस्ट डेज देख रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लीडर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर पॉलिटिकल रैलीज निकाल दी जाती है तो इससे बहुत बड़े सेक्शन में कोविड एक्सप्लोजन देखने को वापस से मिल सकता है। बजाय इसके हम वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करें, यूनिवर्सल मास्किंग करें, पब्लिक हेल्थ मेजर्स को इम्प्रूव करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करें, लोगों से कोऑर्डिनेट करें और पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स में और अच्छे से योगदान देते हुए इस कोविड-19 के सिचुएशन में सबको एक साथ लेके चलें। तो इस आर्टिकल से बस इतना ही कहना था। आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।